हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। द हिंदू में देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम उनको कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं कि जो हमारा डिस्कशन होता है या फिर जो हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। हम उन्हीं आर्टिकल को और उन्हीं न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं जो यूपीएससी के पैरेलल चलते हैं। पैरेलल मतलब यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के हिसाब से चलता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या आपको लगता है कि न्यूज़पेपर इसीलिए बनाए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं कि यूपीएससी का पेपर क्रैक कर लिया जाए? तो जो बुक्स हैं उनका क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर नहीं उनको फॉलो करता है, बट यूपीएससी पेपर को फॉलो करता है। जैसे यूपीएससी या सरकार ऐसे लोगों को चाहती है जो कि अवेयर हो सारी चीज़ों को लेकर के। ऐसा नहीं हो कि बस एक कोठरी में बंद हो, भले चाहे जो भी नॉलेज हो, उन नॉलेज का कोई भी मतलब नहीं है जो अपडेटेड नहीं है मतलब। और वर्तमान की जो घटनाएं हैं, जो हमारा पास्ट की जो इंसिडेंट है, उनसे अगर लिंक्स नहीं कर पा रहा है तो ये बेकार है। यूपीएससी या फिर जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है हम उन न्यूज़पेपर उन आर्टिकल को फॉलो करें जो यूपीएससी की पैरेलल चीज़ें चलते हैं। देखिए, अभी मैं अगर एक्सपीरियंस बनाऊँ तो मेरा 15 से 17 साल का हो गया न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। तो उनमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, जैसे यूपीएससी अपने सिलेबस में फॉर्मेट कुछ रिफॉर्म करती है ना, तो न्यूज़पेपर भी अपने आर्टिकल में रिफॉर्म बहुत ही रिवोल्यूशनरी तरीके से करते हैं। जो फॉर्मेट आज इस समय आ रहा है यूपीएससी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का, ये पहले आज से 7 साल 8 साल पहले नहीं था ऐसा। वो अलग फॉर्मेट में आते थे, अलग तरीके का कंटेंट होता था। जब यूपीएससी ने चेंज किया अपने सिलेबस को रिवोल्यूशनरी लेवल पे, तो न्यूज़पेपर ने भी अपने आप को चेंज करने के शुरू किए। और जनरली देखा जाता है कि दो पेपर होते हैं जो, अगर मैं बात करूं, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा द हिंदू। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर ऐसे हैं कि आपका मोर देन 90% जो है कि सिलेबस आपका ये कवर अप कर लेते हैं। मुझे याद है कि 2015 या 14 में एक टॉपर थे, या चौथी या पांचवी रैंक थे, उनका एक स्टेटमेंट है, आई नेवर स्टडी द बुक। तो कहने का ये मतलब नहीं कि वो बुक ही नहीं पढ़े है, वो बुक्स अपने कॉलेज एकेडमी में ही पढ़ लिए थे, रेफरेंस बुक। बट वो बेसिक और स्टैटिक्स पार्ट उनका जो है कि स्ट्रांग था। बस वो न्यूज़पेपर को फॉलो करते थे और उससे वो लिंक कर पाते थे, ये बेटर था उनके लिए। तो जो दोस्तों हम फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर, इसका हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अपने स्टडी को और कॉम्प्रिहेंसिव देखिए। एक दिन में न्यूज़पेपर आप सोचे, जैसे मान लीजिए कि आप मुझसे जुड़ रहे हैं, सीएस सेंटर दिल्ली से जुड़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन में सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर लेंगे। और अगर कोई बता भी देता है आपको एक दिन में सारी इन्फॉर्मेशन ना, तो आप होल्ड नहीं कर पाते हैं कोई भी व्यक्ति। तो इसलिए होता है, न्यूज़पेपर जब पढ़ा जाता है तो हमारे लिए बेनिफिट ये होता है ना, डे बाय डे हमें इन्फॉर्मेशन किसी टॉपिक पे जो कि इकट्ठा होती जाती है। सपोज करिए, आज हमारा जो एक टॉपिक है कोलिजियम सिस्टम को लेकर, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट में। तो एक दिन में ये चीज़ें नहीं डेवलप होंगी, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये डेवलप होंगी। क्या इशू है, गवर्नमेंट का क्या आर्गूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्गूमेंट है, ये किस हिसाब से चल रहे हैं। इसके बाद अगर जो पैलेस्टाइन, इजराइल, हमास, ठीक है, इनका जो चला है, हिजबुल्लाह का, इन लोगों का जो इशू चला है, तो आप समझिए कि जिस दिन हुआ उसी दिन सारी चीज़ें समझ जाए, तो ये बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बहुत से जो विश्व के लीडर हैं, ये कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक स्पेस लेके चलते हैं कि हम किसी का ना तो दुश्मन बन जाए पूरी तरह से, और ना ही पूरी तरह से किसी को लगे कि हम फलाने का जो है कि मित्र हैं। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, ये एक टाइम पीरियड और धीरे धीरे जो है कि अपडेट हो। और अपडेट रहना ही बहुत जरूरी है, एक दिन में आप नहीं करें। सपोज करिए कि मैं आपको इजराइल, पलस्ताइन और हमास के बारे में आपको डिस्कस कर दूं। पहली बात, अगर आपको लोकेशन ही नहीं पता है तो जा करके आप कैसे जो कि चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से दिक्कत ये है कि हम एक दिन में ना करके उसको डे कोर्स ऑफ टाइम, डे बाय डे करते रहें, तो हमारे लिए बेटर होता है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है, 4 टॉपिक आज जनरली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला हमारा होगा आपका टॉपिक में मैं ऐड कर रहा हूँ, जो टॉपिक होगी आज की पहली टॉपिक है जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो थ्रेट्स हैं, जो कहते हैं ना कि खतरा है। दूसरा है आपका कोलोजियम, कोलोजियम जो सिस्टम है उसको लेकर के है।
तीसरा जो होगा हमारा यहाँ पे कोलिजन सिस्टम के बाद होगा यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के है, मैनेजमेंट को लेकर के हम। और चौथा एंड लास्ट जो होगा उसका जो है हमारा इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट। ठीक है, ये 4 टॉपिक मेजरली है आपका। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात करूं कि किस टॉपिक से आपका कवर होगा इस पेपर में, तो ये जो जीएस पेपर हमारा थर्ड होता है मेंस में, प्लस पीटी में जो कि जीएस पेपर 1 में जो कि कवर अप होगा। कोलिजियम सिस्टम जो हमारा होगा जीएस पेपर आपका सेकेंड में होगा और जीएस मेंस में, ठीक है, और जीएस पेपर जो है कि फर्स्ट पेपर में होगा प्रीलिम्स में, पीटी में। वेस्ट मैनेजमेंट जनरली आप कह सकते हो कि मेंस ओरिएंटेड है, तो ये आपका जीएस पेपर जो है कि आपका 2 में भी आएगा और थर्ड में भी आएगा, शुड बी अवेयर। और उसके बाद इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है, ये आपका जीएस पेपर आप थर्ड में इसको इंक्लूड करेंगे ये चीज़ें। देखिए इन्वायरमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जनरली देखिए, जनरली क्या होता है कि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा उसको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने से पहले होता है। वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम देखिए क्या है, अभी बात चल रही है बेंगलुरु में कि जो बेंगलुरु का वेस्ट हो रहा है उसको हम बाहर ले जाएं सिटी से, वहाँ पे उसको जो कि उसका डिकम्पोज करा जाए। तीसरा दूसरा यहाँ पे जो चले कोलोजियम सिस्टम के, अभी एक जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे उनका आज ये चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर में अपॉइंटमेंट के लिए किया है, तो गवर्नमेंट उसमें डिले कर रही है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के इनका आर्गूमेंट है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पे। ठीक है, क्या आर्गूमेंट है, कैसे है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल असेसमेंट प्रोग्राम है ये, ठीक है, अभी इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं कोई आता है कि नहीं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे देखिए सबसे हमें पता ये होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसको हम एक सेकेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर हम बात करें तो देखिए ये मशीन होती है, मशीन होती है। मशीन जनरली क्या होता है कि जितना बताया जाता है उतना ही करता है। रोबोट होती है, जो कंप्यूटर होता है उसमें डाटा ऑलरेडी स्टोर होते हैं और जितना स्टोर होते हैं उन्हीं के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, बट उनसे अगर ज़्यादा मांगे तो वो एक्सेस नहीं देंगे, डिनाई कर देंगे। और दूसरी चीज़ें, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर अगर आप बात करें तो जो आप सोचते हैं जिस तरह से ह्यूमन होता है उस तरह से वो भी सोचते हैं। जैसे हमें सपोज करिए कि कोई चीज़ पता नहीं है, पता ये नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा 2024 में, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी बनेंगे, हमें नहीं पता है, बट हम इतना जरूर जानते हैं कि इन्हीं 2 में से 3 में से बनेंगे। जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार हैं, ये भी बिहार के जो चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी भी लाइन में लगी, यही 4-5 लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं आज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए। बट जो ज़्यादा दावेदार हैं, पहले पे नरेंद्र मोदी, दूसरे पे राहुल गांधी, हम ये बताएंगे, फिर उसके वो कहेंगे भाई ममता बनर्जी और नीतीश कुमार आते हैं। और उसके बाद हम, और जब इलेक्शन शुरू होगा तो हम उनका एडवर्टाइज बाकी चीज़ें देख करके, पब्लिक की ओपिनियन देख करके हम कहेंगे कि पॉसिबिलिटी ये है कि 50-50 हो सकते हैं। और जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा या फिर काउंटिंग चलेगी तो देखेंगे कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही, तो हम एज्यूम करते हैं नहीं, देखिए ये इस हिसाब से जो कि ये जीत सकते हैं, इस हिसाब से ये हार सकते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जब क्लियर मेजोरिटी होगी, क्लियर मेजोरिटी होगी तो हम कहेंगे भैया चलिए आप जो कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजोरिटी में जो है कि सत्ता में आई हुई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एनालिसिस करेंगे। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो भी ऐसा ही कुछ करता है, बात समझ रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए तो वो एल्गोरिथम करते हैं, जिसको एल्गोरिथम बोला जाता है। यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, इज दैट क्लियर। अब एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि हमें देखिए कम से कम 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक डाटा होते हैं। डाटा डिफरेंट डिफरेंट होंगे, मान लीजिए कुछ इंडिविजुअल का करना है, इंडिविजुअल करना तो उसकी हमें एज पता होनी चाहिए और सेक्स पता होना चाहिए, जेंडर क्या है इसका, जेंडर। फिर उसके बाद नेम पता होना चाहिए, फादर का नेम पता होना चाहिए, और इसके बाद एडुकेशन क्वालिफिकेशन पता होना चाहिए।
अब इतनी चीज़ें अगर हम 4 चीज़ें पता चल जाती तो हम एल्गोरिथम के हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करते हैं तो जब हम एज्यूम करते हैं तो इसमें जैसे हमें एज पता चल गई कि एज जो है कि इनका 25 साल है। तो 25 साल में हम सभी लोग जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें का मतलब उनकी चॉइस क्या हो सकती है, रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। तो हम उनको टारगेट करेंगे। बात समझ रहे हो? अब हम क्या करेंगे, उनके साथ अब टारगेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये पहली बात तो ये देखिए इनके पास डिमांड हो सकती है। डिमांड कई चीज़ें की हो सकती है। पहली बात इनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए या रोजगार जिसको बोलते हैं, रोजगार, रोजगार दीजिए। या दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि इनको आप क्या करिए, आप इनको इनकम कहीं ना किसी चाहिए, रोजगार से चाहिए। फिर उसके अगर इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है इनकी चॉइस बढ़ जाती है। तो यह हमेशा बात करेंगे हमें स्मार्टफोन, आईफोन, जो भी चीज़ें होती हैं दुनिया भर की ये लेनी, फिर लिवाइस की पैंट शर्ट मोबाइल हेडफोन सारी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, तो एल्गोरिथम के हिसाब से हम कहेंगे कि जो ये आदमी है इस एज में है और इस जेंडर का है, तो हम उसको बार बार वो एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि मथ करके दही को मथ के जो है कि घी निकालना। तो हम उसको एक बार दो बार तीन बार एडवर्टाइज देंगे कि भाई आप हो इस एज में हो, ये नहीं बताएंगे बट आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ऑफर चल रहा है। तो वो एक समय के बाद ये कहेगा ना कि यार बढ़िया तू चीज़ बता रहा है, वो मैंने देखा था वो लिया था। तो इसके दिमाग में आएगा। तो दिमाग में अगर ईमानदार है, मेहनत करने वाला है, तो मेहनत करेगा, कमाएगा, लेगा। अगर वो नहीं है तो वो क्या करेगा, चोरी चमारी करेगा, फिर उस चीज़ को पाने की कोशिश करेगा। तो कुल मिला के है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो डिफरेंसेस है। बट एक चीज़ जो ये थ्रेड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिकल में कह रहे हैं कि थ्रेड्स है, अगर हम इसको अच्छे से रेगुलेट नहीं किए तो बिल्कुल सही है। इस बात से मैं कतई नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा है, बिल्कुल खतरा है। बहुत सी देखिए हॉलीवुड की जो मूवी होती हैं रोबोट पे बनी हुई थी, वो पगला जाते हैं तो वो खुद ही नहीं किसी का सुनते हैं, मार धाड़ शुरू कर देते, पता चले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिए, जिसने बनाया उसी को जो कि पता नहीं है, अ, उसकी डेथ हो गई, उसको पता नहीं है कि भैया कि वो कैसे उसको कंट्रोल करना है। अब जिसने बनाया उसी को पता होगा ना उसका कोड डिकोड कैसे करना है। तो पता चले किसी इंसिडेंट में उसकी डेथ हो जाती, तो पता चले जो मशीन बना रखा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मारे काटे पड़ी है, तो आप क्या करेंगे? अब उसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते, डिस्ट्रॉय क्या करेंगे, ला करके बुलडोजर चढ़ाएंगे। तो उसको भी कहो ना भाई बुलडोजर है, इसे कैसे बचा जा सकता है। तो ठीक है, बट एक समय के बाद उसकी भी क्षमता है, वो भी तो किसी एनर्जी से चलेगा ना। सपोज करिए क्या होता है, ह्यूमन बीइंग होती है। जैसे मान लीजिए किसी फादर हैं, उसकी बच्चे बिगड़ रहा है, तो क्या करेगा, पॉकेट मनी देना बंद कर देगा, वो ऑटोमेटिक जो कि रास्ते पे आ जाएगा। अगर इकलौता है तो भाई पिता डरेगा कि कहीं ऐसा ना उल्टा सीधा कदम उठा ले। और दो चार बच्चे हैं तो फिर चलो एक निकल लेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगी सारी सिस्टम। बट अगर इमोशन से सोचा जाए तो कहते हैं कि सारी अंगुलियां बराबर नहीं होती है। बट अगर इनको दबाया जाए तो पेन सबको सब में बराबर होता है आदमी को। तो ऐसा नहीं है। तो जब बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको खाना पीना जो कि ये कर दो, इसका पॉकेट मनी बंद कर दो, फिर इसको ये चीज़ मत करो, ये चीज़ करने दो, तो सुधर जाएगा। तो वैसे ही जैसे मान लिया कि अब आर्टिफिशियल नहीं चला तो भैया वो भी तो कोई बैटरी फ्यूल से चलता होगा, पता चले वही बंद कर दीजिए, हमें नहीं कुछ पता है। अब ऐसा तो पता चले ऐसा बना दीजिए कि वो दिन में जो है कि सोलार एनर्जी से चार्ज हो, पूरा दिन रात काम करे, तो फिर कोई और तकरीब निकलेगी, फिर उसको सोलार एनर्जी ही नहीं प्रोवाइड करवाया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि थ्रेड्स और उसका बेनिफिट दोनों को मेंटेन करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से वन साइडेड और एक ही तरह से जो कि आप सारी चीज़ें कर लीजिए। अब देखिए ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन परफॉर्मेंस रिपीटेटिव एंड कोडिफाइएबल एक्टिविटी फॉर द ह्यूमन के लिए। ह्यूमन बीइंग द सप्लाई द इंफॉर्मेशन द इवेल्युएशन, जैसा मैंने कहा ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल मशीन एक्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल गोल, फिक्स गोल। अभी ऐसे देखिए अभी फिक्स गोल की बात कर रहे हैं। अब दूसरी चीज है कि ह्यूमन बीइंग द मोशन द मशीन द सेल्फ ड्राइव द मशीन इन द लॉजिकल सेंटर। अब आगे आगे अगर हम आकर के देखे हैं, देखते हैं एक सेकेंड, यहाँ पे तो वेस्ट का दिया हुआ है। एक सेकंड हमें देख लेते हैं कोई और मिल जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, ओके।
अब देख सकते हैं व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी यहाँ पे मशीन लर्निंग। जैसे मान लीजिए कि एक होता है ना चैट जीटीपी, चैट जीपीटी। अब यहाँ पे तो पूछा हुआ था ग्लोबल, अब इसके जो जीपीटी था इसका फुल फॉर्म बीपीएससी, बीपीएससी 69 अभी जो हुई 2023 की, इसमें पूछा हुआ था जो चैट जीटीपी में, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिसके टेक्नोलॉजी ग्लोबल, ये तो सही है। जो पी का है मतलब ना प्री, प्री ट्रेंड इसका होता है। अब यहीं से देख लीजिए प्री ट्रेंड होता है। प्री ट्रेंड का मतलब होता है कि उसको पहले ही बताया जाता है कि आप इस खतरे से कैसे बचिए। बस ह्यूमन बीइंग होता है, उनको ट्रेंड किया जाता है जो मिलिट्री में होते हैं। उनको पता है कि भाई जब बिल्डिंग गिरती तो भाग जाना, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को कैसे पता होता है कि जब बिल्डिंग गिरती तो भाग जाता है। बात समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ हद तक सिमिलरिटी आप डाल सकते हो, बट ये कहिए कि नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन है वो सुपीरियर हो जाएगी ह्यूमन से, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी हद में। हाँ ये चीज़ है जो मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर मैं जो रियलाइज कर रहा हूँ कि ये इसका थ्रेट्स होगा, कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो जैसे मान लीजिए कि कोई कृष मूवी है ना, उसमें वो साकाल बना होता है, उसका नाम तो मुझे नहीं एक्टर का पता होता है। वो क्या करता है, उसके पास नेचुरल पावर होती है, वो अपनी पावर से कुछ चीज़ें बना करके उनसे जो कि खतरा करवाता है ना। जैसे उसने साका ने बनाया जो थी कंगना रनौत, उनको कुछ मॉडिफाई करके उनको भेज दिया, अपने बैठा हुआ है आइलैंड पे, तो वो गए। तो ऐसे ही कहीं सपोज करिए कि एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल यहाँ पे बना दिया या मशीन, और ये यहीं पे बैठा हुआ और इसको भेज दिया कि भाई जाओ आप सोसाइटी में। अब सोसाइटी में गया, ये उल्टी सीधी चीज़ें कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों की इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है, लोगों की मोबाइल, लोगों की क्रीम खा जाता है। ऐसा तो होता है ना कृष्ण मूवी में, जो बड़ी सी जीव निकालता है फिर उसके बाद क्रीम खा जाता है। तो वैसे ही तो फिर ये थ्रेट्स है, थ्रेट्स इससे नहीं है, मशीन से नहीं है। तो मशीन से नहीं है और इससे है जो बनाया है, क्योंकि वो उसके पास जैसे अमीर लोग होते हैं उनके पास पैसे की पावर, तो किसी को सुनते ही नहीं है। विजय माल्या हो, मोदी अडानी जो भी, भैया गरीब को कुचल करके केस जीत रहे हैं, कितने केसेस चल रहे हैं पेंडिंग है। तो ये भी तो एक तरह का ये है ना कि थ्रेट्स है सोसाइटी के लिए। आप ब्लेम कर रहे हो मशीन को, आप ब्लेम करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो ये सही नहीं है। तो कहने का मतलब है मेरा जो है एनालिसिस, हालांकि ये बहुत से आर्गूमेंट दे रहे हैं रेगुलेट करना चाहिए, बिल्कुल रेगुलेट करना चाहिए। रेगुलेट इनको करो, इंडिविजुअल को जो बना रहा है इनको बताओ कि भैया ये जो आप कर रहे हो, मशीन जो बना रहे हो, कि अगर ये कुछ तरह का डाटा वगैरह का चुराती है, मैनिपुलेट करती है, लीक करवाती है कहीं से, तो आपको बख्शेंगे नहीं, सीधे हम जो है कि फांसी पे चढ़ा देंगे। तब चीजें बनेंगी, आप इससे मत डरिए, मशीन से मत डरिए। क्योंकि देखिए मैं चैट जीटीपी भी यूज करता हूँ, चैट जीपीटी अनपेड जो होती है। अब इसमें अगर आप इंफॉर्मेशन कोई भी डाल लीजिए, जैसे G20 का अब जो सेमिनार हुआ है 2023 का, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सॉरी फॉर द अपडेट, हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ये 2021 से पहले की जो इंफॉर्मेशन, इससे पहले मतलब ये है कि जो सितंबर 2021 हुआ इसके बाद की इंफॉर्मेशन इन मशीन को नहीं डाली गई, इस वजह से जो काम नहीं या फिर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करा। इसके बाद कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग द यूजिंग द सैंपल डाटा द ट्रेन द कंप्यूटर प्रोग्राम रिकॉग्नाइज द पैटर्न बेस्ड एल्गोरिथम। तो इसका होता है न्यूट्रल नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम द डिजाइन द इमिटेट न्यूरॉन इन द ब्रेन। सारी चीजें ये सारी देखिए, अगर आपसे पूछा आर्टिफिशियल इनमें से कौन सा है, मशीन, नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक, ये सारी चीज़ें जो है ना आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे बनी हुई हैं। इनका जो प्रोग्राम है कैसे काम कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतना तक है कि न्यूज एंकर भी काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उनको बता दिया गया भैया कि देखिए इतने इतने इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन उनको डालें। जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो पहले पढ़े होंगे ना, तब पढ़ा रहे हैं, और कुछ चीज़ें मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, बट आप उसमें जाएंगे तो वो नहीं बताएंगे। जैसे सपोज करिए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैच पे बैठ गया और एक मैं बैठा हूँ, अगर मुझे आपसे कोई पूछेगा कि एक बात बताइए कि अभी जो किस तरह की स्मेल आ रही है, अभी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बता पाएगा, मैं बता दूंगा क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है, इस चीज़ को लेकर के है।
अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे आप देखेंगे तो वेस्ट जो मैनेजमेंट का दिया हुआ, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे देखिए। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझिए आप। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, अभी देखिए बेंगलुरु, बेंगलुरु, हम सभी को पता है कि बेंगलुरु कहाँ पे है। मैं इसको मैप में बताना चाहूंगा। क्यों बताना चाहूंगा, यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है बेंगलुरु से लेके। मैं पहली बात तो मैप बना लेता हूँ, और मैप बनाने के बाद जो है कि आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए ये इंडिया का मैप यहाँ से बना, ठीक है। अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करिए बेंगलुरु का। अगर मैं लोकेशन, हमें पता है कि साउथ इंडिया कर्नाटका में पड़ता है, जनरली यहाँ पे पड़ता है। चेन्नई यहाँ पे पड़ता है, नागपुर आपका यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दिया नागपुर को, लेकिन ये कुछ ये यहाँ पे पड़ेगा, नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। और ये तो हो गया। फिर उसके बाद अगर दिल्ली की थी, दिल्ली देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप डी से दिल्ली, एन से नागपुर, बी से बेंगलुरु, सी से चेन्नई। इज दैट क्लियर। अब इंडिया का मैप कुछ इस तरह से ड्रॉ है, और ऐसे ही कुछ बना हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ में। दूसरा मैं लाइन क्रॉस करने जा रहा हूँ, ओके। मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ और रेड कलर की मैं लूँगा, नहीं येलो लेता हूँ, येलो आ गया फिर। देखिए ऐसे मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, ये क्या है, ये लाइन आपका 82.5 और ईस्ट लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड। और ये क्या लैटिट्यूड है, हम फिर उसी कलर से मार्क करेंगे ना, लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड। अब यहाँ पे बेंगलुरु का लोकेशन देखेंगे। अब वो यूपीएससी ने कुछ ऐसा सवाल पूछा हुआ था कि आप ये बताइए हमें, ठीक है, कि जो इसको हम जो लॉन्जिट्यूड है इसको देशांतर हिंदी में बोलते हैं, देशा देशांतर, ठीक है। और इसको इंडिया स्टैंडर्ड टाइम भी जून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 82.5, और ये 5.5 घंटे, 5.30 आवर्स, ठीक है। कहाँ से, ये यहाँ से जो ग्रीनविच है 0 डिग्री, ग्रीनविच है 0 डिग्री। अब इसने पूछा हुआ था कि सबसे जो वेस्ट में कौन है, ऐसा ही कुछ सवाल था लगभग। जो ये है इससे सबसे वेस्ट में कौन है, तो अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा दूरी इसी की है। ये तो थोड़ा सा पास में, ये भी पास में, ये तो पास। सबसे वेस्ट में कौन है इसके बारे में पूछा हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए। मैपिंग का सवाल है, हालांकि मैपिंग मैप यहाँ में नहीं लिया हूँ मैं, तो इसमें पूछा हुआ था इस हिसाब से। तो अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट ये है, बेंगलुरु देखिए आईटी हब है इंडिया का, ठीक है। मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं, जैसे शेयर मार्केट बिजनेस का आप बता सकते हैं कि मुंबई भी है, पॉलिटिकली यहाँ पे है, और टेक्निकल आप बात करेंगे तो हम बेंगलुरु को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वहाँ पे जो है, तो जो वेस्ट जनरेट होता है, मैं बता रहा हूँ, जो बेंगलुरु में वेस्ट जो जनरेट होता है, ठीक है। अब इतना जनरेट होता है कि जो यहाँ पे उसको रिसाइकलिंग या प्रोसेसिंग या डीकम्पोज किया जाता है, वो मान लीजिए कि 100 किलो, 100 केजी जो इसको डीकम्पोज किया जाता है, बट जो प्रोड्यूस होता है इसका डबल होता है, 200+ होता है। अब बात यह आ रही है कि भाई हम कर नहीं पा रहे, इसको क्या किया जाए, क्योंकि बहुत डेंस पॉपुलेशन, घनी आबादी है वहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को ले करके अब बेंगलुरु, या फिर बेंगलुरु कर्नाटका में है, तो कर्नाटका की जो सरकार है इस समय, कांग्रेस है, कांग्रेस की पार्टी है शायद वहाँ पे, प्लान प्लान ये बना रही है कि जो बेंगलुरु के वेस्ट हैं इनको हम रिमोट एरिया में ले जाए, रिमोट का मतलब कर्नाटका में ही गांव एरिया में ले जाए, वहां पे इनको प्रोसेसिंग करें। अब देखिए
क्या आप बताइए, ये सही है? आप अपने शहर में रहते हैं या फिर किसी भी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप गांव में बिलोंग करते हैं, एकदम बढ़िया, एकदम शांत हवा से, एकदम फ्रेश एयर होती है, ब्रीथिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप चाहेंगे कि मतलब शहर का कचरा आपके घर के पास आ जाए, वहां पे प्रोसेसिंग किया जाए? हैं? ये तो वही हो गई ना कि भाई, करता कौन है, भरता कोई और है। तो इस चीज को लेकर के बात चल रही है अभी। तो क्या प्रॉब्लम आएगी और क्या थ्रेड्स होंगे और क्या इसका आउटकम आएगा, वो तो समय बताएगा। बट जो इसमें है कि जो वेस्ट होता है, देखिए ये मॉइस्चर बहुत होते हैं, मॉइस्चर। और बेंगलुरु देखिए ट्रॉपिकल रीजन के आसपास आता है, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन पे, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा देखने को मिलती है, उमस टाइप में बना होता है ना, जैसे दिल्ली में आप रहते हैं तो जब देखेंगे मई जून होता है, बारिश आती है, तो बहुत मॉइस्चर होते हैं, बहुत उमस होती है। तो वैसे ही बेंगलुरु में हमेशा देखने को मिलता है। तो जब वेस्ट जो होता है उसमें गीलापन होता है तो वो सड़ जाता है, डिकम्पोज, और उससे बदबू बहुत होती है, मतलब इस तरह का महकता बहुत है। तो उससे कई चीजें निकल के पहली बात है, आसपास की एरिया में कितना सफाई कर ले, लेकिन हवा को थोड़ी सफाई कर पाएंगे, ये चीज प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम जो हमारे घर का वेस्ट होता है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ये वेस्ट होते हैं, यहाँ पे सारी चीजें, तो आप इनको सेग्रीगेट करने की प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में या फिर ऑफिस में तरह तरह के जो कि वो डब्बे रख लीजिए, ठीक है, और डब्बे रखिए, फिर जो कि काम करिए आप। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है भैया, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, आप इसमें डालिए, फिर मेटल है जो लोहा लक्कड़ का, इसमें करिए। ई वेस्ट है जो मोबाइल फ़ोन कैलकुलेशन पे, पेपर वेस्ट है, इसमें ग्रीन में करिए, जो कांच वगैरह ग्लास वगैरह इसमें करिए, प्लास्टिक वगैरह इसमें करिए। देखिए पॉसिबल तो नहीं है ये। अगर आप कहें कि कोई घर में लोग एक डस्टबिन नहीं रखते हैं, लोग पॉलीथीन में किए ऐसे डिश थ्रो फेंक देते हैं। तो जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट की जो चैलेंजेस है इसको लेकर के, अगर ये करते हैं, अगर मान लीजिए ये वेस्ट मैनेजमेंट का इस तरह का प्रोसेस अगर करते हैं, तो कई चीज़ें इनको सफ़र करनी पड़ सकती है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक सेकंड आप हमें टाइम दे दीजिए, ठीक है, यही सही है। अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट का करते हैं, जैसे मान लें कि आप अर्बन एरिया का रूरल एरिया में जाए, तो पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि रूरल एरिया के लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लैंड एक्विजिशन जब करना चाहते हैं उस चीज़ को लेकर के, दूसरी चीज़ ये है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी तो लगेगा, कहाँ से उठा के ले जा रहे हो। तीसरी चीज़ ये है कि आप अगर ले जाएंगे वहाँ पे एरिया, तो वहाँ का भी तो इन्वायरमेंट थ्रेट्स होगा। ये सारी चीज़ें वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कोलिजियम सिस्टम से रिलेटेड है। राइट, इन्वायरमेंट असेसमेंट को बाद में करेंगे, पहले हम कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि रियल में कोलिजियम सिस्टम का क्या चक्कर चल रहा है उसको लेके। ठीक है, एक सेकेंड हमें टाइम दे दीजिए। ये है सर्कल, हाँ वही वेस्ट का है जो कि आप साइकिल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। रिसाइकलिंग, हाँ उसी को थोड़ा अपडेट कर देते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को, और भी यहाँ पे दिया गया था, तो इस वजह से सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, इन सारी चीज़ों को जो कि आप अच्छे से सेग्रीगेट करके आप करिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कोलिजियम सिस्टम को लेकर के। कोलिजियम सिस्टम, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि रियल में कोलिजियम या फिर जो हमारा न्यूज है, न्यूज इसमें जो चल रहा है, ये न्यूज क्या है, हम न्यूज को जान लेते हैं कि न्यूज क्या कर रहा है। न्यूज ये है कि अभी दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया, कहाँ, मणिपुर के हाई कोर्ट में, एज ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के चीफ जस्टिस के रूप में कर दिया। तो इसमें क्या है, न्यूज हो गया। इसमें क्या है कि न्यूज से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट है इनकी अपॉइंटमेंट में जो है कि डिले कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाया कि भैया आप करिए जल्दी, नहीं तो हम एक्शन लेंगे, तो आप अलर्ट हो जाइए। कॉन्टेक्स्ट पता चल गया। अब हमें सबसे पहले ये हमें बेसिक, अब इसमें ये कह रहे हैं कि सही बात है, करना चाहिए और की भी अच्छी है। अब हमें आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
हमें ये चीज पता होनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट इन द जजेस एंड द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, सरकार और न्यायपालिका जजों के बीच में जो अपॉइंटमेंट ट्रांसफर को लेकर के होता है उसको लेकर देखिए। अपॉइंटमेंट ट्रांसफर सारी चीजें जो कि गवर्नमेंट करती है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे हालांकि दिया भी गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेकर के 98 में जो केस आया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है प्लस हाई कोर्ट, जो जज होते हैं इनका अपॉइंटमेंट जनरली कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। दूसरी बात, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं इनका ओथ जज जो करवाया जाता है गवर्नर के द्वारा कराया जाता है। लेकिन इनका जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ये प्रेसिडेंट की बिहाफ पे। अब आप कहेंगे तो फिर इसमें गवर्नमेंट कहाँ पे आ गई? गवर्नमेंट कैसे आती मैं बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ ऐसा है कि आप जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के सजेशन पे करता है। हमें पता है कि पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट जिसको संसद बोलते हैं, संसद सिस्टम बोलते हैं। अब संसद से, संसद में कौन कौन होते हैं? 3 लोग होते हैं जनरली। प्रेसिडेंट होता है, 3 लोगों से मिलके बनती है। राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, 3 लोगों से मिलके बनता है। ये हम सभी लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है ये आपकी राज्यसभा लोकसभा से बनती है। और इसको हेड कौन करता है? हेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। और ये क्यों करते हैं हेड? क्या इनका काम है? एड एंड एडवाइज करते हैं। एडवाइज करते हैं किनको? ये प्रेसिडेंट को, क्योंकि ये भी पार्ट है। और ऐसा भी प्रोविजन है कि अगर प्रेसिडेंट है, ठीक है, कोई काम इसके सलाह के बिना करते हैं तो उनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। बात समझ गए? अब आते हैं हम आगे। तो प्रेसिडेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, कोई भी काम इनके सजेशन पे करता है। अब कलर दूसरा लेते हैं, अब आपको समझाते हैं हम। समझाते क्या है कि जैसे मान लीजिए कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम 1998 में आया, 98 में, जिसको हम कहते हैं थर्ड जजेज, जजेज केस, ठीक है, थर्ड जजेज केस के रूप में आता है। और यहाँ पे ये कहा जाता है कोलिजियम सिस्टम होगी ये 4 जजों की, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस होंगे और अदर सीनियर जजेज होंगे। तो ये क्या करेंगे? सजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? नेम, कुछ नेम जो है कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट इसका स्क्रूटनी करेगी, स्क्रूटनी करेगी। और स्क्रूटनी करने के बाद नेम को किसके पास भेजेगी? प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट फिर उस नेम को अपॉइंट करेगा, अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। इस बात को लेके जब ये अपॉइंट करेंगे वहां पे, तो फिर इसके बाद आगे चीजें बढ़ेंगी। लेकिन अब चक्कर क्या चल जाता है? चक्कर कुछ ऐसा होता है मित्रों कि जो गवर्नमेंट जाती है तो स्क्रूटनी करती है, जो ना ये स्क्रूटनी करती है, इसमें डिले हो जाता है। डिले का मतलब जानबूझ के किसी को नहीं भेजते या फिर क्या, जो जो भी चीजें हैं पॉलिटिकल, हम इशू पे नहीं जाएंगे। तो अब इसी पे सुप्रीम कोर्ट, कोलिजियम जो सिस्टम है, ये अब एंगर हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होना जो बिल्कुल, भैया ऐसा नहीं कर रहे हो आप, तो ये प्रोसेस हो गया। बट आई थिंक 2014-15 में, 2015 ही था, और 2014 में सरकार आई हुई थी, ठीक है, मोदी सरकार। और उस समय जो लॉ मिनिस्टर थे, जो लॉ मिनिस्टर थे, ये जनरली देखा गया इनका कि
अरुण जेटली थे, अरुण जेटली। और ये 2015 में ही लॉ में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया। लॉ कहा जाता है NJAC एक्ट बाई 2015 बाई 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, लाया गया। अब इसमें क्या था, इसको NJAC, इसका नेशनल जुडिशरी 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 अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कमीशन, कमीशन। अब क्या हुआ, जो कमीशन बना हुआ था इसमें कुछ ऐसा प्रोविजन कर दिया गया था, कमीशन NJAC फिर से लिख देते NJAC, ऐसा प्रोविजन था। इसमें शायद 6 लोग थे, हालांकि अब है ना बस अपडेशन के लिए। तो इसमें 50% गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन था, गवर्नमेंट के भी आदमी थे इसमें। तो अब क्या हुआ कि हमारा ऐसा प्रोविजन है ना, गवर्नमेंट की है, तो अब सुप्रीम कोर्ट अपने कान खड़ी कर ली कि भैया हम तो इंडिपेंडेंस काम करना चाहते हैं ना, इंडिपेंडेंस काम करना चाहते हैं, बट आप कहां से घुस रहे हो, ये तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंसी में इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस है। तो आप बताइए अब क्या कर रहे हैं, तो सही नहीं चीज है। क्योंकि डेमोक्रेसी, एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री की वजह से जुडिशरी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पूरी तरह से सेपरेट होना चाहिए। अगर कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी में कोई मतलब डिक्टेटरशिप, जैसे इंदिरा जी की प्रेजेंट टाइम में ब्लिम किया जाता, मोदी सरकार की, वो मेजोरिटी में सरकार आ रही है, जुडिशरी को है जो कि इंटरफेरेंस कर रही है। तो इसके लिए ये है कि जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, यहाँ पे वर्ड मैं यूज करूंगा, जुडिशरी, इसको पूरी तरह से इंडिपेंडेंस होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो जाए। और NJAC से लगा भैया ये इनका इंटरफेरेंस, इंडिपेंडेंसी खतरे में अब है, क्योंकि सरकार के भी लोग आ रहे हैं ना अपॉइंटमेंट करने के लिए। क्योंकि जो कोलेजियम सिस्टम है इसमें जो 4-5 लोग हैं केवल सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कान खड़ा किया और कहा भैया ऐसा है, जो आप 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाए हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है। क्योंकि वायलेट क्यों करती है कि ये इसकी इंडिपेंडेंसी खतरे में है, डेंजर में है। अगर आप आ जाते हैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाए, स्टक डाउन कर दी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। और उस समय अरुण जेटली सर थे, छटपटा के रह गए बेचारे, और इन्होंने एक वर्ड दिया, जुडिशरी ओवर रीच, जुडिशियरी ओवर रीच। आपके दिमाग में आएगा जुडिशियल वो एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू की तो सुने थे, ये जुडिशियल ओवर रीच क्या है। अब देखिए जुडिशियल ओवर रीच के बारे में हम बता रहे हैं। क्या होता है, एक होता है जुडिशियल रिव्यू, फिर उसके आता है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है। अब आप समझ जाइए, समझिए कुछ इस तरह से कि ये इसलिए होता है कि जो गवर्नमेंट है कोई काम कर रही है तो ऐसा तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का राइट किसके पास है, जुडिशरी के पास है, जिसको कहते हैं गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको रिव्यू करे, रिव्यू करने वाला एक्टिव हो जाए, भाई अच्छा ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो इसको एक्टिविज्म क्या है। और ये करते करते पता चले गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया है, इम्प्लीमेंट ला दिया, और पता चले खड़ी हो गई सीना चौड़ा करके सुप्रीम कोर्ट, इसको खत्म करो क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको ओवर रीच बोला जाए। क्योंकि NJC के साथ यही किया ना, बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, छोड़ो हटाओ नहीं काम करेगी, ये जुडिशरी के ओवर जो कि हम लेकर के बात किए। अब हमारा जो लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे होगा, हालांकि इसमें दिया गया है कुछ सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम वगैरह को लेके NJAC वर्सेस सारी चीज़ें दी गई हैं, 3 जजेस केस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया। जो आउटडेटेड है हम उसको डिस्कस नहीं करें, क्योंकि हम क्यों डिस्कस करें उन चीज़ों को जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व ही ना रखता हो।
ठीक है। और यही उचित भी होता है कि अगर आप वास्तव में कुछ करना बड़ा चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दीजिए जो आपके जीवन के लिए और आपके भविष्य के लिए खतरा बनता हो, चाहे जो कोई हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करिए, बट उनसे उनको नुकसान मत पहुंचे और उनसे दूर चले जाओ आप। अब आते हैं हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन कंस्ट्रक्शन। हालांकि कंस्ट्रक्शन एक एक्स्ट्रा वर्ड दे दिया गया है इसमें, बस हमारा है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। हमें पता होना चाहिए पहली बात तो इन्वायरमेंटल असेसमेंट इम्पैक्ट प्रोग्राम क्या है, कैसे है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सपोज करिए कि आप कोई प्रोग्राम, या फिर सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों के साथ। एग्जांपल कुछ प्रैक्टिकल दूंगा, जैसे मान लीजिए सी एस सेंटर, सी एस सेंटर दिल्ली की बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, बन रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ऐसा थोड़ी कि हम एडुकेशन के लिए हैं तो हम कुछ भी कर दे, इन्वायरमेंट को भी नॉर्म्स को समझौता कर दे, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको भी जो कि ख़त्म कर दे। बिल्डिंग बन रही तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसका इम्पैक्ट हम असेस कर लें, असेस कर रहे, जांच पड़ताल कर ले कि बिल्डिंग से कितना फायदा है। बिल्डिंग से मान लीजिए अगर 100 रुपये का फायदा है और 200 रुपये का घाटा है तो क्या मतलब है। हम अपने अपने नहीं, इन्वायरमेंट सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी को 10 रुपये का फायदा हो रहा है, 20 रुपये का घाटा हो रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ऐसे को रोक दीजिए। बिल्डिंग बनाना है और पेड़ को कट करना है, जो जंगल है, ये भी तो कहीं ना कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, ये भी तो नुकसान है ना। दूसरी चीज हम कर रहे हैं, पता चले वहाँ पे ऐसी एरिया है कि भविष्य में कुछ हुआ तो बिल्डिंग तो जाएगी ही जाएगी, और वहाँ के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग, डैम वगैरह, वो भी खतरे में चले जाए। तो कहने का मतलब ये है, आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर जो भी चीज़ें हैं बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स, तो अब उसका आउटकम आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका इम्पेक्ट होगा हमारी सोसाइटी इन्वायरमेंट पे। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों बता रहे हैं आप, कि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप ये बात। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो देखेंगे सिक्किम, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश में हमने देखा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब ये होता है कि भूस्खलन, खलन, ठीक है, हुआ है। मतलब भूमि, मतलब वहां से बाढ़ आई, पूरी जमीन एकदम बहा ले गई, पूरा एकदम तबाही तबाही। तो ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आया हुआ है, देखिए ये आना तो है ही, लेकिन आप ठीक है, आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट लगाए होंगे, बट समझिए कि इंडिया का, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंडिया का। सपोज करिए इंडिया का ये मैप है, और एक सेकेंड में टाइम दीजिए, ठीक है, इंडिया का मैप है। अब ये समझिए कि इसके इन तरफ, इस तरफ अरब सी है, और ये बे ऑफ बंगाल है। बट अगर आप इस तरफ जाएंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ पे, ये सारी, ये हिमालय माउंटेन है। और दूसरी तरफ अगर इस एरिया में आप जाएंगे तो आपको डेजर्ट वगैरह मिलेगा ना, थार डेजर्ट है। और अगर आप इस एरिया में आए, इस एरिया में तो हरा भरा मिलेगा, इस एरिया में भी हरा भरा मिलेगा। फिर यहाँ पे भी अगर आप आए इस वाले एरिया में, तो ये एक अलग क्लाइमेट मिलेगा, इधर अलग मिलेगा। तो आप ये बताइए हमें कि एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोग्राम चलाएं, केवल एक ही ऑल इंडिया लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो कितना सही है। नहीं होगा ना। हिमालय के लिए अलग तरीके के क्लाइमेट है, फिजियोग्राफिकल रीजन है, पहाड़ पर्वत है, वही मैदान में भी थोड़ी होगा। तो आप ये कह रहे हैं आर्टिकल में कि जो हिमालयन रीजन है, ठीक है, ये स्टेट्स हैं, उनके लिए आप इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक सेपरेट
सेपरेट तरीके से काम करिए। बात समझिए, इस आर्टिकल में ही बोला जा रहा, कुछ दिए गए हैं लॉ वगैरह, हमको कभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा था आज का डिस्कशन, द हिंदू एडिटोरियल। आई होप कि आप जरूर इस बात से लेके कन्विंस होंगे। और मैं ये चाहता हूँ पर्सनल कि आप अगर कोई देख रहे हैं किसी को भी, किसी का लेक्चर, तो उसको आप प्रॉपर कंटिन्यू फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन फॉलो करिए, जज कर लीजिए। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप उसको लिंक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है ना, तो कुछ चीज़ें पहले पढ़ाया होता है तो अभी नहीं पढ़ाता है, फिर अभी जो नहीं पढ़ाया है आगे पढ़ा देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और आई होप कि किसी को भी देखो आप 100% उसके साथ अटैचमेंट में रहो, टच में रहो, कांटेक्ट में रहो आप। तो आज के लेक्चर में इतना ही। और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन, एंड जय हिंद जय भारत।